डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 17 लेने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट चार्ज वायर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू तो निकालना है, लेकिन किसके लिए? फाइनाइट चार्ज वायर के चलते। देखिए, एक हम वायर ले लेते हैं, लेंथ इसका फाइनाइट होना चाहिए, इसका मतलब है इसका लेंथ फिक्स होना चाहिए। ले लिए हैं, मान लीजिए इस पे चार्ज प्लस क्यू, हर एक पॉइंट पे चार्ज का वैल्यू प्लस क्यू दिया हुआ है। इसका लेंथ आपके पास मान लीजिए L दिया हुआ है और टोटल चार्ज Q है। टोटल L लेंथ का लेंथ कितना है इसका? L और L लेंथ का टोटल चार्ज हमारे पास Q दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें करते क्या है, मान लीजिए हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा, ये डिस्टेंस मान लीजिए R है। फिर एक छोटा सा पार्ट्स इसमें काट लेते हैं। अब देखिए, यहां से ये हो जाएगा आपको DE। उसके बाद हम यहां से इसको थीटा मान लेते हैं। और ये जो छोटा सा पार्ट्स है, इस छोटा सा पार्ट के एंगल को हम d थीटा मानते हैं। ये जो आपके पास लेंथ दिख रहा है, इस लेंथ का नाम आप लोग dx दे दीजिएगा, और इस चार्ज का नाम आप लोग dq दीजिएगा। चार्ज dq, लेंथ dx है और चार्ज कितना है? dq है। टोटल जो लेंथ अभी हमने बनाए थे, उसका लेंथ आपके पास L था और चार्ज q था। फिर उसके बाद यहां से हम अपर एंड को भी मिलाते हैं, इससे ये एंगल आप मान लो बाबू। फिर इससे इसको भी मिला दीजिए, मिलाइए दोनों एंगल को। ये आप मान लीजिए बीटा है और ये एंगल आपका कितना है? अल्फा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर ये D है, ये थीटा है, तो निश्चित ये भी थीटा ही होगा, और इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा D cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा आपका DE sin थीटा। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हमने क्या किए हैं, फाइनाइट वायर के चलते किसी P पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लीजिए P है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। इसका नाम O दे दीजिए, इसका नाम Q दे दीजिए। ये AB वायर है, AB एक वायर है जिसका टोटल लेंथ L है, चार्ज Q है।
हमने क्या किए हैं, एक छोटा सा पार्ट्स काट लिए हैं, इसमें एक छोटा सा पार्ट्स काट लिए हैं, इसमें एक छोटा सा पार्ट काटे हैं जिसका लेंथ का नाम हमने dx दिए हैं और आपको चार्ज का वैल्यू dq दिए हैं। ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है इसका नाम आप लोग x दे दीजिए। अब देखिए यहां पे आपको ये समझना है कि ये छोटा सा पार्ट्स है तो निश्चित यहां पे इसका हम वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका वैल्यू होता है चार्ज बाय लेंथ तो dq अपॉन dx। तो यहां से बाबू dq का वैल्यू हो गया लैम्डा इंटू dx, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद हमें d स्मॉल d निकालना है। de इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P बराबर, देखिए बाबू ये के dq बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, de तो de का वैल्यू होगा सीधा के चार्ज का, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच का सेपरेशन। तो बीच का सेपरेशन आपको x है, ये r है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया क्योंकि 90 के सामने है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी निकालते हैं तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझना होगा आप लोग को। d की बात कर रहे हैं तो d का वैल्यू यहां से हो जाएगा के dq का वैल्यू लैम्डा इंटू dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट्स खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहां पे इन ट्रायंगल OPR में tan थीटा का वैल्यू होगा यहां से x बाय r, x बराबर हो गया r tan थीटा। इसको डिफरेंट, क्योंकि थीटा यहां वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो dx बाय d थीटा बराबर हो जाएगा r इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं tan का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां से हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर देंगे, देखिए कैसे इसका वैल्यू क्या देगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आप लोग को सीधा यहां से हम लोग d की बात करेंगे तो de का सिंपल वैल्यू होगा अब के लैम्डा, dx के बदले लिख सकते हैं r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन यहां से r स्क्वायर रहने दीजिए
और एक्स स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं आप लोग आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो यहां से आपके पास अब देखिएगा तो डी का वैल्यू सीधा निकल जाएगा। देखिए डी का वैल्यू क्या होता है इसके आगे, तो डी की बात करिएगा तो डी का वैल्यू हो जाएगा यहां से के, जिसका वैल्यू 1/4 होता है, के लैम्डा बाय आर इंटू डी थीटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दो एक्सिस के अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस डी cos थीटा, यहां से के लैम्डा बाय आर cos थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, डी 0 से ई बराबर कांस्टेंट को बाहर कर दिए, के लैम्डा बाय आर cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। देखिए अपर लिमिट प्लस में लेंगे बीटा, लेकिन लोअर लिमिट एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए माइनस में लेंगे। वेक्टर के अनुसार हम लोग इसको देख रहे हैं। अब देखिए इसके आगे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे एक स्टेप और, तो डी यानी ई हो गया और ई का वैल्यू होगा के लैम्डा बाय आर, और आप जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, साइन थीटा माइनस अल्फा से बीटा। तो पहले अपर लिमिट पुट करिएगा आप लोग, साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा। अब यहां से इसको लिख सकते हैं के लैम्डा बाय आर साइन बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन पे माइनस का इफेक्ट पड़ता है, साइन अल्फा। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे लिखिए लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ये हो गया मेरा किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये जो वैल्यू निकला है वह सिर्फ किस एक्सिस के अलोंग हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया। सिमिलरली अगर आप लोग इसी तरीका से निकालना चाहते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, तो वहां पे साइन आएगा, साइन का कॉस होता है, कॉस पे माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग की बात करते हैं तो इसका वैल्यू होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस
भी याद रखिएगा। दोनों एक्सिस के अलोंग हमने निकाल दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। दोनों एक्सिस के अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल गया है। किसके चलते? तो इनफाइनाइट वायर के चलते। किसके चलते? फाइनाइट वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने निकाले हैं। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं कि अगर मान लीजिए वायर तो फाइनाइट है और फाइनाइट वायर में अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए अगर इक्वली बाइसेक्ट रहेगा तब क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है। तो उस सभी के विषय में हम अभी बताने जा रहे हैं आप लोग को। अगर वायर आपका इक्वली बाइसेक्टर होगा तो देखिए ई एक्स की बात कर रहे हैं, लैम्डा पर 4 पर एप्सिलॉन आर, जैसे उसमें था साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम है क्योंकि इक्वली बाइसेक्टर है, तो इसका सीधा वैल्यू होगा 2 लैम्डा बाय 4 पर एप्सिलॉन नॉट आर साइन बीटा लिखे या अल्फा लिखे। लेकिन अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग तो इसका वैल्यू 0 होगा। फिर इसी में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सेमी इनफाइनाइट होगा तब क्या होगा। तो सेमी इनफाइनाइट के केस में एक एंगल आपका 0 डिग्री होगा और दूसरा एंगल आपका 90 डिग्री होगा। स्पेशल केस में केस सेकेंड, इफ वायर इज सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, तो याद रखिएगा सेमी इनफाइनाइट होगा तो थीटा यानी बीटा का वैल्यू आपको, बीटा की बात करिएगा तो 0 डिग्री होगा एंड अल्फा की बात करिएगा तो 90 डिग्री होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं ई एक्स का वैल्यू, पुट कर दीजिए इसमें तो आपको निकलेगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर ई वाई की बात करिएगा तो इसका भी वैल्यू वही निकलेगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सेमी इनफाइनाइट की बात कर रहे थे। केस थर्ड में अगर कोई पूछ दे आपसे कि वायर अगर हमारे पास मान लीजिए फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट हो गया, अब फाइनाइट की बात कर रहे हैं। तीसरा केस है इफ वायर इज इनफाइनाइट लेंथ। केस थर्ड, इफ वायर इज इनफाइनाइट लेंथ। अगर वायर का लेंथ इनफाइनाइट होगा तो देखिए पहला एंगल अगर 0 डिग्री होता है तो दूसरा एंगल आपको 180 डिग्री होगा। तो अगर x की बात करिएगा तो x का वैल्यू 0 मिलेगा आपको। लेकिन अगर y की बात करते हैं आप लोग तो इसका वैल्यू होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस बीटा, बीटा के बदले 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। अब इसको देखिएगा तो इसका वैल्यू होगा ये 1 ये माइनस लिख भी देते हैं एक स्टेप लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसका वैल्यू -1 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं आप लोग तो इसका वैल्यू होगा 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये था इसका स्पेशल केस, जब वायर आपके पास फाइनाइट होता है तो उसका जनरल वैल्यू अभी हमने पढ़ा है, और उसके बाद इसका स्पेशल केस बताएं। अब आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही न्यूमेरिकल के विषय में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का कैसे बनाया जाता है, उसी की बात अब हम करने वाले हैं। देखिए, अभी हम लोग बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल। तो वह जो हम न्यूमेरिकल अभी आप लोग को देने वाले हैं वह एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, सुनेंगे ध्यान से। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ इतना एंड इतना प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो स्मॉल स्फीयर है, एक स्फीयर ये हो गया बाबू, और एक स्फीयर यहाँ पे है, मान लीजिए दो स्मॉल स्फीयर हो गया। इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, और बीच का सेपरेशन R है। तो आपके पास गिवन है, ये दोनों के बीच में क्या है, भरा हुआ एयर। तो आपके पास गिवन है, गिवन क्या क्या दिया है देखिए ध्यान से। Q1 का वैल्यू दे चुका है, Q1 का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। Q2 का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और बीच का सेपरेशन आपके पास 30 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 30 × 10⁻⁻2 का 2 मीटर। अब देखिए, आप लोग जानते हैं फोर्स का फार्मूला, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। इसका वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁻9। फिर उसके बाद 2 × 10⁻⁻7, 3 × 10⁻⁻7 वह इसका स्क्वायर करिएगा तो 900 × 10⁻⁻4। अब देखिए, यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो ये 100 हो जाएगा, -2 बचेगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁹ 10⁻14/10⁻²। अब देखिए इसको लिखते हैं तो 6 × 10⁻³ न्यूटन, ये हो गया इसका आंसर। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरीका से आप इजीली लिख सकते हैं इसका वैल्यू। तो अगर कभी कोई आपसे पूछेगा तो वैल्यू यही हो जाएगा, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात मान लीजिए कर दिया तो देखिए, इसका भी नेचर प्लस है, इसका भी नेचर प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसको लिख सकते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, रिपल्सिव इन नेचर। अगर नेचर की बात करेगा, रिपल्सिव इन नेचर, और इसका नेचर की बात करेगा तो नेचर क्या होगा बाबू, रिपल्सिव इन नेचर होगा। इसका नेचर क्या होगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा।
देखिए 1.2 जो क्वेश्चन है सेकंड, वो क्या कर रहा है सुनेंगे। टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज इतना। आपके पास दो स्मॉल स्फीयर है बाबू, मान लीजिए एक स्मॉल स्फीयर ये हो गया, दूसरा स्मॉल स्फीयर आपके पास यहां पे है। अब देखिए दोनों की चार्ज, मान लीजिए इसका चार्ज Q1 है, Q2 है। आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में ये। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ये 1 है ये 2 है, दोनों का नेचर अपोजिट है, तो ये इसके चलते इधर फोर्स लगेगा 1 2 और इसके चलते 2 1। तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि चार्ज का जो वैल्यू दिया है एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है आपके पास। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आपके पास गिवन है आपके पास Q1 का वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू -0.8 माइक्रोकूलम और फोर्स का वैल्यू 0.2 न्यूटन। अब देखिए हमें R पूछ रहा है, R का वैल्यू क्या होगा। देखिए R निकालने का सिंपल तरीका है, आप इजीली निकाल सकते हैं। फोर्स का वैल्यू आप जानते हैं, पुट कर दीजिएगा, R आपको निकल जाएगा। तो फोर्स का फार्मूला सभी को पता है, उसी आधार से हम लोग निकालेंगे अभी। तो देखिए यहां से कैसे निकलेगा इसका वैल्यू। तो F बराबर आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। तो फोर्स हो गया 0.2, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू आपके पास है 0.4, माइक्रो है तो 10⁻⁻6, 0.8 और इसका वैल्यू 10⁻⁻6/r²। यहां से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो r² का सिंपल वैल्यू हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁻6, 10⁻, ये कट जाएगा इससे 2 से 10⁻6, 10⁻6 into 9। अब यहां से अगर r की बात करेंगे तो r का सिंपल वैल्यू होगा, एक स्टेप और लिख दीजिए, 9 into 16 into 10⁻⁻12 into 10⁸ तो r का वैल्यू 3 into 4 10⁻⁻6 into 10⁴। तो ये हो गया आपको 12 into 10⁻⁻2, यानी आपके पास 12 सेंटीमीटर, और मीटर की बात करिएगा तो 0.12 मीटर। यही इसका आंसर हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करना होता है, फोर्स का पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा और उसके बाद जो जो गिवन है उसको पुट कर दीजिएगा, और पुट करने के बाद जो भी अननोन होगा उसका वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो इसी वे से हम लोग बनाते हैं। बी पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मान लीजिए दोनों के बीच का फोर्स 0.2 न्यूटन है, तो सेकंड पे कितना फोर्स लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप सिंपल याद रखिएगा, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, the
आर एक्टिंग फोर्स आर एक्टिंग from Newton third law of motion, the force are action and reaction pair। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि 1 जितना 2 पे फोर्स लगाता है 2 भी उतना 1 पे फोर्स लगेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सिर्फ एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। डायरेक्शन सिर्फ एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 1.3 चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। पहला क्वेश्चन है कि चेक करिए कि के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। फिर कह रहा है लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट इज द रेशियो सिग्निफाइंग, इसका रेशियो भी सिग्निफाइंग करिए, निकालिए। तो देखिए आपको सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या ये डायमेंशन लेस है, क्या के स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी। तो देखिए थोड़ा हम बैठ जाते हैं। फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक, फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। फोर्स का वैल्यू के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। तो यहां से F इंटू आर स्क्वायर को हम के ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पहला हो गया। फिर आप जानते हैं फ्रॉम ग्रेविटेशन F का वैल्यू G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हैं F इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू G एम ई एम पी सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड से जब पुट करते हैं तो इसका सीधा वैल्यू होगा एफ आर स्क्वायर कट जाएगा तो ये क्या होगा बाबू 1, और इसीलिए इसको क्या लिखते हैं m0 L0 T0, और ये हो गया आपका डायमेंशनलेस। पहला क्वेश्चन का तो आंसर मिल चुका है आपको कि के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी क्या होता है, हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन दोनों के बेसिस पर भी दिखाए हैं। अब इसके बाद इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं देखिए। इसके आगे पुट कर देंगे, सभी का वैल्यू निकल जाएगा, इसका भी वैल्यू अभी तुरंत। देखिए वैल्यू भी कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझना होगा। तो देखिए के स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी। देखिए इसका रेशियो की बात कर रहे हैं। के का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 टू दी पावर 9, इसका वैल्यू 1.6 गुणे 10 टू दी पावर -19 कूलम का होल स्क्वायर। जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर
9.1 गुने 10 टू दी पावर 31 kg। फिर उसके बाद 1.6725 गुने 10 टू दी पावर 27। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 0.227 गुने 10 टू दी पावर 40, और इसको लिखेंगे तो आपको आएगा 2.27 गुने 10 टू दी पावर 39। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 टू दी पावर 39 टाइम्स ग्रेटर होता है किसके रिस्पेक्ट में, ग्रेविटेशन फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो लिख देते हैं यहाँ पे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द electrostatics force between an electron and a proton is 2.27 गुने 10 टू दी पावर 39 टाइम्स stronger than the gravitational force between them। क्लियर हो गया। ये पूछा जाता है 2018 या 19 में मेडिकल में ही पूछा था ये क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किसके रिस्पेक्ट में, ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में। और कितना होता है 10 टू दी पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल के कंपेयर में किसका वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसके अगला न्यूमेरिकल हम अगले क्लास में कल करवाएंगे, और उसके आगे जो भी थ्योरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में इस सभी पॉइंट को अच्छा से समझाएंगे अगले क्लास में।